जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पहला सेट और 25 सेट होंगे साथियों। 25 सेट में साथियों ये पहला सेट आपकी स्क्रीन पर से गुजरेगा। इस पूरे सेट में साथियों मैं कहूंगा 100 ऐसे सवाल होंगे जो आपके लिए बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। यानी कि जो आपकी 25 अप्रैल से साथियों परीक्षा है, उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए इस सीरीज को जरूर देखिएगा। मैं आपको साथियों 2500 सवाल करवाने वाला हूं। डेली आपको 100 सवाल देखने को मिलेंगे, यानी कि 25 दिनों में 2500 सवाल आपके जहन में होंगे, आपके मनोमस्तिष्क में होंगे। तो अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग तैयार हो जाइए। इस वीडियो में अगर आपने एंट्री की है तो ये पहली क्लास है 25 सेट में से। इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से देखेंगे तो मेरा मानना है कि ये पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। और ये समझ लीजिए, इन 25 सेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें से लगभग कुछ नहीं 80 क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है, इसका मुख्यालय कहां पर है? यानी कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है? तो मैं कहूंगा ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो वंदे मातरम की अगर बात करते हैं साथियों, ये बंगाली भाषा में लिखा गया है, तो बंगला भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में साथियों हॉकी हो तो आप लोग साथियों हॉकी लगा देना, आपको नंबर मिल जाएंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या है? धर्म की जीत, या सत्य की विजय, या अहिंसा की शक्ति, या भारत माता की जय? तो आपको मालूम होना चाहिए सत्य की विजय, यही सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ है। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, यानी कि इसमें से कौन सा ओडिशा का एक लोक नृत्य है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, जो ऑप्शन नंबर डी में यहां पर लिखा हुआ है घुमुरा, ये क्या है? ये ओडिशा का ही तो एक लोक नृत्य है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? इसमें से कौन सी है? अग्न्याशय है, थायराइड है, यकृत है, लीवर है? बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने भी जा साथियों यहां पर ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी यानी कि यकृत जो है ना, यानी कि लीवर जो है ना, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो सातु, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मैं कहूंगा हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए सातु, जल का रासायनिक सूत्र आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए सातु, H2O जो होता है ये क्या होता है? ये जल का रासायनिक सूत्र होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है साथियों, अच्छा एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, अपघटन कहते हैं? तो इसको साथियों फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, यानी कि इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यह क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो किससे साथियों? हर्ट्ज से, डेसिबल से, जूल से, वॉट से? तो आपको मालूम होना चाहिए डेसिबल के द्वारा ही साथियों ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? बताइए। तो थायराइड ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, अग्न्याशय ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से? तो आपको मालूम होना चाहिए अग्न्याशय ग्रंथि से। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्न्याशय ग्रंथि से ही होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो अस्थि है, दांत का इनेमल है, नाखून है, या खोपड़ी है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, दांत का इनेमल जो है ना, ये मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला देखिए साथियों, किस प्रक्रिया में तरल गैस में बदलता है? क्या आपसे पूछा जा रहा है किस प्रक्रिया में तरल जो है ना, तरल यानी कि लिक्विड, ये गैस में बदलता है? वो कौन सी प्रक्रिया होती है? वो सघनन प्रक्रिया है, वो वाष्पीकरण है, वो ऊर्ध्वपातन है, वो गलन है? मैं कहूंगा वो वाष्पीकरण प्रक्रिया है, जिसमें तरल जो है ना ये गैस में बदल जाता है। उसके बाद देखिए, कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापता है? तो विद्युत धारा मापने वाला कौन सा उपकरण है? वोल्ट मीटर है, एमीटर है, ओम मीटर है, या गैल्वेनोमीटर है? तो आपको मालूम होना चाहिए अमीटर की अगर बात करें तो ये उपकरण ही विद्युत धारा मापता है। सही जवाब अगर आपने भी
ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है, तो बिल्कुल सही किया है। उसके बाद देखिए कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है, बताइए। तो रक्त का थक्का साथियों विटामिन ए जमाता है, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो आपका जवाब जो होना चाहिए साथियों वो विटामिन डी के साथ जाना चाहिए, सॉरी विटामिन डी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, यानी कि विटामिन के आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, जो सरस्वती नदी है ना, वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था, तो साथियों बंबई दिया था, मुंबई दिया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, मुझे बताइए। साथियों अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए, यानी कि जो भी आपके पास ग्रुप है स्टडी वाले उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, या जो भी आपके पास साथियों फ्रेंड सर्किल है उनमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनका पेपर यूपी होमगार्ड का है। चलिए अगला देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। 1917 में, 1919 में, 1920 में, 1930 में, तो मैं कहूंगा 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जिस इतावली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया वो कौन है, यानी कि उसका नाम क्या है। क्या मार्को पोलो ने ऐसा किया, निकोलो कोंटी ने ऐसा किया, बारबोसा ने किया। मैं कहूंगा सातु निकोलो कोंटी आपके सवाल का जवाब है। क्यों, क्योंकि निकोलो कोंटी ये यात्री था, इतावली यात्री था, इसने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था, बताइए। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू हुआ था, या बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, या साइमन कमीशन के विरोध में, या दांडी मार्च के विरोध में। तो आपको मालूम होना चाहिए बंगाल विभाजन जो शुरू एक तरीके से अगर बात करते हैं ये कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में साथियों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ये पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, बताइए। 1927 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में, 1935 में। तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आते हैं कि 3 तो स्थल होंगे, एक स्थल नहीं होगा, तो कौन सा वो स्थल नहीं होगा। देखिए चंद हुदड़ो है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। उसके अलावा अगर बात करते कोट दीजी भी है, और अगर बात करते देसलपुर भी है, लेकिन सोहगौरा जो है ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है, अब नहीं है, तो ये आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ। तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट को यहां पर देख रहा हूं, वॉच कर रहा हूं। चलिए भारतीय संविधान किस वर्ष लागू, 1947 में, 49 में, 50 में, या साथियों 52 में। तो मैं कहूंगा 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, फटाफट आप लोग बताइए किसे कहते हैं साथियों। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए यहां पर साथियों आंसर आपके आ रहे हैं। विश्वजीत का आंसर आ रहा है, अजय का आंसर आ रहा है, देवेंद्र का, कुलदीप, महिमा, सचिन, गीता देवी, खुशी, ऋतिक, शिवम, सोनू, प्रवेश, रानी, चांदनी, स्मार्ट, संदीप। चलिए सभी का आंसर आ रहा है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं साथियों इस सवाल की अगर बात करें। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब हम बात करते हैं तो इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर क्या ऑप्शन नंबर सी था, तो बिल्कुल सही था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, फंडामेंटल राइट्स की यहां पर बात चल रही है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल ये भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपसे पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा
6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये साथियों कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? मैं कहूंगा ये 86वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, कौन सा भाग है? ये भाग 3 है, ये किससे संबंधित है? क्या ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मैं कहूंगा मौलिक अधिकार से संबंधित है भाग 3, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि हाल ही में घोषित वर्ष 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसको सम्मानित किया गया था? मोहन लाल को किया गया था। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? वाकई में अच्छा सवाल है और सैकड़ों बार यह सवाल सातों आपसे पूछा जा चुका है। तो आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए आरबीआई थोड़ी नए काम करती है, योजना आयोग भी नहीं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की अगर बात करें यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की अगर बात करें तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय की गणना करती है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? बताइए, आय के आधार पर, उपभोग व्यय के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, रोजगार के आधार पर? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपभोग व्यय के आधार पर ही भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? मुझे बताइए। चलिए, क्या आपका जवाब हो सकता है साथियों? तो अगर बात करते हैं यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बताइए आपका राइट आंसर क्या है। आपसे कहा जा रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू की गई थी? तो जीएसटी कब लागू की गई थी साथियों? 2015, 16, 17, 18। तो 2017 में साथियों भारत में जीएसटी लागू की गई थी। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी। उसके बाद देखिए, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। तो भरतनाट्यम की यहां पर साथियों बात चल रही है, फटाफट आप लोग आंसर मुझे बता दीजिए। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों तमिलनाडु, अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है भरतनाट्यम। वेदों की संख्या कितनी है साथियों? वेदों की संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो वेद तो साथियों 4 होते हैं। कितने हैं साथियों वेद? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगला देखिए, खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण है? खजुराहो के मंदिर द्रविड़ शैली के उदाहरण है, नागर शैली के उदाहरण है, वेसर या इंडो इस्लामिक शैली के उदाहरण है? तो आपको यहां पर याद ये रखना है कि खजुराहो के मंदिर नागर शैली के उदाहरण है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से क्या था साथियों? या कृषि उत्पादन से था, या सिंचाई परियोजना से था, या पशुपालन से था? फटाफट आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। तो कृषि, देखिए हरित क्रांति का संबंध जो था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से था, यानी कि कृषि उत्पादन से था। इसलिए सही जवाब अगर आपका बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ की फसल की बुआई, चलिए तो देखिए अगर हम बात करते हुए अक्टूबर के आसपास, 7 अक्टूबर से लगभग मार्च अप्रैल में रबी की फसल की बुआई की जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं साथियों खरीफ की फसल की, तो ये लगभग साथियों बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में साथियों की जाती है। तो जून आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए साथियों, भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? देखिए ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर लगाना चाहिए। भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है आपसे पूछा जा रहा है। तो दिल्ली, प्रयागराज, मिर्जापुर, भोपाल। तो अगर बात करते हैं मिर्जापुर आपका जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है? क्या भीतरकनिका है, सुंदरवन है ना, या कोरिंगा में है, या पिचावरम में है? तो आपको मालूम होना चाहिए सुंदरवन में। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है ना क्षेत्र, ये कहाँ है? ये सुंदरवन में है। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? बताइए। क्या उत्तर पूर्व मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, स्थानीय पवनों से होती है? तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात या आथिरापल्ली जलप्रपात? तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो कुंचिकल जलप्रपात होना चाहिए, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात होता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। मानसून पवनें भारत में किस दिशा से आती हैं? बताइए साथियों, किस दिशा से आती है? दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है। जो मानसून पवनें हैं ये भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हैं। राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि चाय का उत्पादन असम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, केरल में होता है या सातों तमिलनाडु में होता है? तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश है अपना, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या राजस्थान है? जनसंख्या के हिसाब से तो अपना उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, लेकिन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण की अगर बात करते हैं तो राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, एरिया के दृष्टिकोण से। इसलिए राइट आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं तो उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? लखनऊ में, मुरादाबाद में, कानपुर में या अलीगढ़ में? तो मुरादाबाद में है साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी ये यूपी के मुरादाबाद में है, इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ था तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। आपसे कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बताइए। अच्छा, यहां पर क्या बात की गई थी? यहां पर बात की गई थी भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? तो राजस्थान मैंने आपको बताया। लेकिन अब यहां पर भारत की बात नहीं चल रही है, उत्तर प्रदेश राज्य की बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। और लखीमपुर खीरी जिनका भी आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं तो उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला साथियों कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मैं कहूंगा प्रयागराज सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए साथ, उसके बाद देखिए अगला सवाल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है साथियों? बताइए। बाघ उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है क्या, या हिरण है, या बारहसिंगा है, या नीलगाय है? तो आपका जवाब जो जाएगा वो बारहसिंगा के साथ जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा ही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बताइए। चलिए, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहराइच में है, पीलीभीत में है, लखीमपुर खीरी में है या श्रावस्ती में है? तो आपका जवाब अगर लखीमपुर खीरी के साथ है तो आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, अच्छा यहाँ पर कुलदीप हैं, मनोज हैं, राधे हैं, विश्वजीत हैं, अनिल, सचिन, प्रवेश, सोनू, चंदनी, चांदनी, गोविंद, महिमा, सोनू, अतुल, निर्मला, वंदना, ऋतिक, रानी, सरोज, चलिए, स्मार्ट टीवी, खुशी, आयुषी, शिल्पा, उमाकांत, अनुराधा, मालती देवी, अमन। चलिए, तो सभी का आंसर यहाँ पर लगभग लगभग सही जा रहा है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोकनाट्य परंपरा नौटंकी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो नौटंकी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। मैं कहूंगा ब्रज क्षेत्र है, तो ब्रज क्षेत्र आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कि बिरहा किस क्षेत्र की लोक गायन शैली है? बताइए साथियों। तो मैं कहूंगा पूर्वांचल की है, तो पूर्वांचल आपका जवाब होगा। उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई चिकनकारी जिसका नाम है, तो चिकनकारी किस नगर से संबंधित है? तो चिकनकारी पता कहाँ की फेमस है साथियों? लखनऊ की फेमस है चिकनकारी। ये बात आप लोग भी जानते हैं और आपका आंसर इस सवाल का बिल्कुल सही जाना चाहिए। आल्हा लोक गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है साथियों? ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, तो बुंदेलखंड आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? जय होटी या जीजक भुक्ति के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, ये बात आपसे पूछी जा रही। तो मैं कहूंगा बुंदेलखंड जो है ना, ये जीजक भक्ति और जय होटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, कुंभ मेले का आयोजन किस नदी संगम पर होता है?
तो आपका राइट आंसर जो होगा, आप देखिए गंगा यमुना, गंगा सरस्वती, गंगा सरस्वती, यमुना सरस्वती या गंगा यमुना सरस्वती। तो ये बचपन से सवाल आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कुंभ मेले का आयोजन जो है ये किस संगम पर होता है, तो गंगा यमुना सरस्वती संगम पर होता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगला देखिए, देव दीपावली का प्रमुख आयोजन कहां पर होता है? अयोध्या में, मथुरा में, वाराणसी में या प्रयागराज में? तो आपका जवाब साथियों वाराणसी हो जाएगा। देव दीपावली का प्रमुख आयोजन जो है वो वाराणसी में ही होता है। लठमार होली किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अयोध्या में, मथुरा बरसाना में, काशी में, कहां पर है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जवाब मथुरा बरसाना हो जाएगा, यानी कि लठमार होली मथुरा बरसाना क्षेत्र में प्रसिद्ध है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि श्रावस्ती महोत्सव का संबंध किससे है? तो पता सातु किससे है? जैन धर्म से तो नहीं है, बौद्ध धर्म से है, सिख धर्म से है या वैष्णव परंपरा से है? तो मैं कहूंगा बौद्ध धर्म से सातु संबंधित है श्रावस्ती महोत्सव। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि नाग नथैया पर्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सातु। नाग नथैया पर्व अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये कहां का पर्व है? तो नाग नथैया पर्व गोरखपुर का है, मथुरा का है, वाराणसी का है, झांसी का है? तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए वाराणसी में होता है सातु नाग नथैया पर्व। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी है क्या, हॉकी है, कुश्ती है, फुटबॉल है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आप लोग हॉकी लगा देंगे। हॉकी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है, यहां पर आपसे कह रहे हैं साथियों कि उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया का उद्देश्य क्या है, बताइए। चलिए, तो केवल शहरी खेल, ग्रामीण प्रतिभा खोज या अंतरराष्ट्रीय आयोजन या पेशेवर लीग? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रामीण प्रतिभा खोज, यही उद्देश्य है ना, यानी कि जो ग्रामीण में प्रतिभा है उसकी खोज करना खेलो इंडिया का ये उद्देश्य है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो आपको मालूम होना चाहिए डीजीपी की अगर बात करते हैं साथियों, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका दायित्व है? क्या ये साथियों न्यायपालिका का, जुडिशरी का है, विधायिका का है, कार्यपालिका का है, निर्वाचन आयोग का है? तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये साथियों किसका कार्य है? ये कार्यपालिका का कार्य है। तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि यूपी 112 किससे संबंधित है? यूपी 112, तो इसका संबंध आपात पुलिस सेवा से, इमरजेंसी पुलिस सर्विस से यूपी 112 का संबंध है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। एंटी रोमियो स्क्वाड का उद्देश्य क्या था, बताइए। यातायात को नियंत्रित करना था, महिलाओं की सुरक्षा करना था, साइबर अपराध को रोकना था या नशीले पदार्थ को रोकना था? तो मैं कहूंगा महिलाओं की सुरक्षा करना, वुमेन सेफ्टी करना ही एंटी रोमियो स्क्वाड का उद्देश्य था। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, था क्या है साथियों, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद उग्रवाद से निपटने की प्रमुख एजेंसी कौन सी है? एसटीएफ है, एटीएस है या सीबीआई है या आईबी है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या आपका जवाब होगा? मैं कहूंगा एटीएस हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में आतंकवाद उग्रवाद से निपटने की प्रमुख एजेंसी एटीएस ही है। साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय पोर्टल कौन सा है? फटाफट आप लोग बताइए। तो साइबर क्राइम गवर्नमेंट डॉट इन, यानी कि साइबर क्राइम GOV.in, यही साइबर अपराध की शिकायतों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल है। अच्छा सवाल है साथों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए, आपदा प्रबंधन का राज्य स्तरीय प्रमुख निकाय कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए SDMA है। बिल्कुल सर, तो SDMA ही जो है ना, ये आपदा प्रबंधन का राज्य स्तरीय प्रमुख निकाय है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में जेल प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो गृह विभाग के अंतर्गत आता है, वित्त विभाग के अंतर्गत आता है, विधि विभाग के अंतर्गत आता है या कार्मिक विभाग के अंतर्गत आता है? गृह विभाग के अंतर्गत आता है साथियों जेल प्रशासन। ठीक है ना, आंसर आपका ए है। अगला देखिए साथियों, अच्छा भाई इसके बाद है नहीं, थोड़े कुछ क्वेश्चंस हम लोग करंट अफेयर के देख लेते हैं साथियों। एक मिनट रुकिए, मैं करंट अफेयर की PDF आपके लिए यहां पर साथियों ओपन कर देता हूं। एक सेकेंड, किधर गई भाई साहब, ये रही। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले देख चुके थे, है ना, कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब देख लेते। इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए।
चलिए, तो देखिए अब हम लोग जो 2026 के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और मेरा मानना है कि देखिए आपके 100 क्वेश्चन जीके में आएंगे, और जीके की अगर बात करते हैं, 100 क्वेश्चन की अगर बात करें, तो इसमें से कुछ नहीं 20 सवाल साथों आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। इसलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए साथियों, तो आपसे कहा जा रहा है कि किसे नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। तो साथियों किसको किया गया है ना, आप लोग विक्रम नाथ का नाम ध्यान रखेंगे, यानी कि विक्रम नाथ को ही साथियों नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किसने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है। तो किस देश ने जीता है साथियों, इटली देश ने जीता है। इटली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इटली देश ने अभी हाल फिलहाल में साथियों अपना डेविस कप खिताब जीता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए साथियों, भारत ने किस देश के साथ कपड़ा और क्या होना चाहिए साथियों, रेशम होना चाहिए, रेशम उत्पादन सहयोग को बढ़ाया है। तो पता साथियों किसके साथ बढ़ाया है, जॉर्जिया देश के साथ बढ़ाया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है, भारत ने कितने सदस्यीय दल के साथ वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 में पदार्पण किया है। तो किसके कितने सदस्यीय दल के साथ, मैं कहूंगा 23 सदस्यीय दल के साथ भारत देश ने वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 में पदार्पण किया है। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने 25 नई चीनी मिलें खोलने की घोषणा की है। तो मैं कहूंगा बिहार राज्य सरकार ने अभी हाल फिलहाल में 25 नई चीनी मिलें खोलने की घोषणा की है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ली सुन जे का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो कौन है साथियों। तो क्या वो एक लेखक थे, या वो एक गायक थे, या वो एक अभिनेता थे। तो वो तो एक अभिनेता थे, तो अभिनेता आपके सवाल का राइट आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है। तो ये काम साथियों किसने किया है, मैं कहूंगा ये काम मलेशिया देश ने किया है। तो मलेशिया आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। किसने लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 जीता है। तो ये पुरस्कार किसने जीता है, जितेंद्र गोहिल ने, समीर सक्सेना नहीं साथियों, वेलामाला सिमन्ना इनका नाम है, और वेलामाला सिमन्ना ने ही लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि किसे T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्या राहुल द्रविड़ को, रोहित शर्मा को, बिल्कुल साथियों रोहित शर्मा को ही T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में साथियों आएगा। अगला देखिए, ओमान ने किसकी मदद से ओमान सेट प्रथम नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। तो आपका जवाब जो होना चाहिए साथियों वो क्या होना चाहिए, वो एयरबस होना चाहिए। ओमान ने, है ना, एयरबस की मदद से ओमान सेट प्रथम नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। उसके बाद देखिए, S&P ने FY 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहां योमास प्लेट प्लांट का उद्घाटन किया है। तो पता कहां पर किया है साथियों, हरियाणा में किया है। तो हरियाणा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए साथियों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक का बटन आप लोग जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और कमेंट में आप लोग साथियों इसका आंसर बताइए, मैं आपको यहां पर देख रहा हूं। लाचिस दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। लाचिस दिवस साथियों कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 24 नवंबर आप लोग याद रखेंगे, लाचिस दिवस मनाया जाता है 24 नवंबर को। अगला देखिए, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए साथियों। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश आप लोग करेंगे साथियों। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, चलिए। देखिए, तो 20 नवंबर आपका जवाब हो जाएगा। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व, ध्यान रखिए विश्व की बात चल रही है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे साल 2025 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो आपका जवाब यहां पर साथियों क्या हो जाएगा, पैरासोशल हो जाएगा, यानी कि पैरासोशल वर्ड को
कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए, कौन ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा साथियों? मुंबई करेगा, कोलकाता करेगा, हैदराबाद करेगा? तो आपको मालूम होना चाहिए ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी हैदराबाद करेगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे कि डीआरडीओ और किस देश के बीच, डीजीए के बीच रक्षा R&D सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है? तो डीआरडीओ और फ्रांस देश के डीजीए के बीच रक्षा R&D सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। यह बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहने के डेल इंडिया ने किसे सीनियर डायरेक्टर ऑफ और जनरल मैनेजर नियुक्त किया है? ये अच्छा सवाल है, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। चलिए भाई, तो अगर बात करते हैं अनुराग अरोड़ा की, तो डेल इंडिया ने अनुराग अरोड़ा को सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया है। आंसर आपका डी है। और भारतीय डाक ने किस आईआईटी में फर्स्ट जेन जेड थीम्ड डाकघर खोला है? तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या आपका साथियों जवाब यहां पर हो सकता है? फटाफट आप लोग मुझे बताइए। चलिए, हाल ही में भारतीय डाक ने किस आईआईटी में फर्स्ट जेन जेड थीम्ड डाकघर खोला है? बताइए साथी। तो आईआईटी दिल्ली आप लोग याद रखेंगे, है ना, लेकिन यहां पर दिल्ली है नहीं, तो मैं कहूंगा साथियों ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, या अगर यहां पर हुआ तो यहां पर साथियों दिल्ली वगैरह होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अगला देखिए, यानी कि ए लिखा हुआ है तो आईआईटी दिल्ली आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? क्या टीसीएस बना है, एचडीएफसी बैंक बना है, या एचसीएल बना है? तो आपका जवाब साथियों यहां पर क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो एचडीएफसी बैंक जो है ना, ये भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है। आंसर आपका बी है। सीएजी ने कहां वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? तो आपका जवाब जो जाएगा वो हैदराबाद के साथ जाएगा। हैदराबाद आपका जवाब होगा। सीएजी ने हैदराबाद में वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोला है। यूएस ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो पता सा तो सऊदी अरब को किया है। यूएस ने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। कौन से देश को? सऊदी अरब को किया है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, किसे डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? तो पता साथियों किसको मिलेगा? मैं कहूंगा लियोनार्डो डिकैप्रियो इनका नाम है, और इनको ही डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। अगला देखिए, भारतीय नौसेना कहां स्वावलंबन 2025 नवाच मेजबानी करेगी? बताइए। तो मैं कहूंगा नई दिल्ली में सातु। नई दिल्ली आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, है ना। अगला देखिए सातु, किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा सातु। तो मिशेल बेचलेट इनका नाम है, और इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के एनएसएएस की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो मैं कहूंगा अपने देश भारत ने की है। तो भारत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए साथियों, नवगठित बिहार सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ली थी? तो साथियों कौन सी बार शपथ ली थी? मैं कहूंगा 10वीं बार शपथ ली थी। 10वीं बार आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए, किस देश ने ऑपरेशन सदर्न स्पेयर, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सदर्न स्पेयर लॉन्च किया है? तो चीन ने नहीं, अमेरिका ने। बिल्कुल सही साथियों, अमेरिका देश ने अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सदर्न स्पेयर लॉन्च किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो मैं कह सकता हूं 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए साथियों, अगला सवाल देखिए आप लोग, कि कौन सा देश भारत को SU-57 जेट देने को तैयार हुआ है? तो पता साथियों, रूस देश जो है ना, है ना, ये भारत को SU-57 जेट देने को तैयार हुआ है। अगला देखिए, कौन 64वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा बेंगलुरु करेगा। तो बेंगलुरु आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर का सातों क्वेश्चन देखिए आप लोग कि पीएम मोदी ने कहा दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी साहब ने कहां पर किया है? कोयंबटूर में किया है। तो कोयंबटूर आपका जवाब होगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य के पन्ना जिले के हीरो को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो भाई साहब, पन्ना जिला कहां पर है जो हीरो के लिए जाना जाता है? ये तो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश आपके सवाल का आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किसने सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जीता है। तो किसने जीता है? मैं कहूंगा इनका नाम वेणु श्रीनिवासन है और इन्होंने ही सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार जीता है 2025 का। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला देखिए, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि जारी क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? लुंड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। मैं कहूंगा लुंड विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में। ये भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? तो आपको मालूम होना चाहिए ये काम झारखंड में किया गया है। झारखंड में निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। किसने फार्मूला 1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डॉन पुरस्कार जीता है? तो कुछ मिस्टेक यहां पर है साथियों। मैं कहूंगा ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। तो ऑस्कर पियास्त्री आपके सवाल का जवाब है। किसने फार्मूला 1 में, हाँ वही है, डॉन पुरस्कार जीता है ना? ऑस्कर पियास्त्री आपका जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहां पर प्रारंभ हुआ है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों हरियाणा में प्रारंभ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 हरियाणा में प्रारंभ हुआ है। उसके बाद देखिए, गवर्नर्स अवार्ड्स 2025 में किसे मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? मैं कहूंगा टॉम क्रूज को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है? ये साथियों बिहार राज्य में शुरू किया गया है। तो बिहार आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया साथियों? कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, कौन ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? तो पता कौन करेगा साथियों? चीन करेगा नहीं, रूस करेगा नहीं, अपना देश भारत ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी करेगा। अगला देखिए, सचिदानंद सिन्हा का बिहार के मुजफ्फरपुर में साथियों निधन हो गया है। वो कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए वो एक लेखक थे साथियों। कौन थे? वो एक लेखक थे। लेखक आपके सवाल का जवाब हो जाता है। चलिए अगला देखिए, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? बताइए साथियों किसको मिला है? मैं कहूंगा गुजरात की जब हम बात करते हैं तो गुजरात राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद देखिए कि विश्व शौचालय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को, 19 नवंबर को। बिल्कुल सही जवाब आपका। हर साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश ने 22 नवंबर से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी है? किसने साथियों बंद कर दी है? यूके ने, श्रीलंका ने, है ना, या ईरान ने? तो मैं कहूंगा ईरान आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ईरान से संबंधित जो सवाल है उनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कौन 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन व विश्व व्यापार प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा आपको ये बताना है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो मुंबई करेगा, बिल्कुल सही साथियों। 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन व विश्व व्यापार प्रदर्शनी की मेजबानी मुंबई शहर करेगा। रक्षा मंत्रालय कहाँ तीसरे चाणक्य रक्षा संवाद CDD 2025 की मेजबानी करेगा? तो आपको मालूम होना चाहिए नई दिल्ली आपका जवाब होगा, है ना? तो रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में तीसरे चाणक्य रक्षा संवाद की मेजबानी करेगा। अगला और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि आपसे कहने के 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है साथियों? आपको मालूम होना चाहिए गोवा बन गया है। तो गोवा आपके सवाल का जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है ना? चलिए, तो ये साथियों आप लोगों ने यहाँ पर देखे जीके जीएस के सवाल देखे और अब साथियों अभी आप लोगों ने करंट अफेयर के सवाल देखे। लगभग 100 से ज्यादा ही क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए।